नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, आज एडिटोरियल टेस्ट सीरीज सेट नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो इसको भारत देश ने विकसित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम बन गए हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है उपाध्यक्ष? सुमन बेरी है। और नीति आयोग का स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ। कब हुआ? 2015 को हुआ। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। एक ऐसा निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है कि तर्कस 4 युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? तो जो तर्कस 4 है युद्धाभ्यास, यह एक थल सेना का युद्धाभ्यास है, थल सेना का, और यह भारत और अमेरिका के बीच में भारत के शहर चेन्नई में हुआ है। भारत में चेन्नई शहर में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट यानी पर्सनल रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसरो ने अपना पहला जो निजी रॉकेट है ना, यह विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया है। इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो जो एक ग्रैंड मास्टर होते हैं शतरंज से होते हैं, शतरंज से संबंधित खिलाड़ी होते हैं, और 80वें जो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं विघ्नेश एन.आर. बन गए हैं। कौन बन गए हैं? विघ्नेश एन.आर. बन गए हैं 80वें। तो इनका संबंध चेन्नई से है। और तो चलिए इनका और बारे में जान लेते हैं। तो 79वां आपसे पूछ सकता है कि 79वां कौन थे? तो परनेश एम। कौन थे? 79वां परनेश एम। तो 78वां भी याद कर लीजिए, तो ये है कौस्तभ चटर्जी। कौन है? 78वें कौस्तभ चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और अर्जुन पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि दिया जाता है वह 15 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? 15 लाख रुपया दिया जाता है। और सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। उसमें 25 लाख रुपये इनाम की राशि मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पद्म भूषण 2023 से सम्मानित डी कमलेश पटेल, श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये अध्यात्मवाद से जुड़े व्यक्ति थे। तो पद्म भूषण पुरस्कार 2023 में 9 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 9 व्यक्तियों को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर कौन है? तो 2005वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो मध्य प्रदेश के 8 विभिन्न शहरों में हुआ था, उसका जो शुभंकर था वो आशा था, यानी चीता। और इसका थीम, आपसे इसका थीम पूछे तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका थीम था। और इसमें प्रथम स्थान कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा था। प्रथम स्थान महाराष्ट्र आया था इसमें। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखा है आज़ाद बचपन की ओर। चलिए अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? तो जो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले हैं, तो इसका जो डिजाइन है HCP प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। कंपनी है HCP प्रोजेक्ट, कंपनी के द्वारा किया गया है। लेकिन इसका जो निर्माण हो रहा है वो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट, इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है यह 2025 तक रखा गया है। कब तक?
2025 तक रखा गया है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका खोज कौन किया था? तो नरेंद्र कपानी। कौन किया था? नरेंद्र कपानी। कभी कभी आपको मिलेगा टीएच महिमा, दोनों याद रखिएगा, टीएच महिमा और नरेंद्र कपानी दोनों किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सियोल शांति, यह दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, उसी सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 में टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। टिम बर्नर्स-ली जो डब्ल्यू के खोजकर्ता हैं, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन कभी कभी यह क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 2018 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण श्रीनगर में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? तो यह टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए ट्यूलिप गार्डन का निर्माण एशिया का सबसे बड़ा किया जा रहा है। अगला है कि जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है, इसका संबंध कहाँ से है, चाहे किससे है? तो जो जुआरी ब्रिज है 8 लेन पर बन रहा है, सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का जुआरी जो पुल बन रहा है, यह गोवा राज्य से है। गोवा राज्य से एशिया का दूसरा सबसे लंबा जो है, जिसका लंबाई है 640 किलोमीटर, 640 मीटर। कितना है? 640 मीटर, और ये गोवा में बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी ने वाटर्न Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो है आईआईटी मद्रास जीता है। कौन जीता है? आईआईटी मद्रास। इस पुरस्कार को शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो 1929 से दिया जा रहा है। तो मद्रास आईआईटी ने वाटर्न Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय डोर्नियर विमान खरीदने के लिए हॉल के साथ समझौता किया, HAL हॉल के साथ समझौता किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1940 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो नागालैंड में मनाया जाता है, 2022 का आयोजन नागालैंड में ही किया गया था। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो ये थे जगदीप धनकर, जो उस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। वर्तमान में यह उपराष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनकर। चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान कौन सा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो सुकोई 30 और मिराज 2000 दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो यह कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मुरैना में सुखोई 30 और मिराज 2000 दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला प्रश्न है कि मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? मलेशियाई ओपन 2023 में बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो यह है विक्टर एक्सेल सेन जीता है। और आपसे पूछ दे कि महिला में किसने जीता है? तो अकाने यामागुची महिला एकल का खिताब जीती है, जो कहाँ से है? तो जापान से है। और विक्टर एक्सेलसेन जो है यह डेनमार्क के हैं। कहाँ से हैं? डेनमार्क से है। चलिए अगला प्रश्न है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? तो यह दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ 2022 का खिताब मिन सू चोई ने जीता है, मिन सू चोई ने। और ये इनका संबंध कहाँ से है? तो दक्षिण कोरिया से, नहीं साउथ कोरिया से है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो यह इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसको हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितने फिल्मों को शामिल किया गया था? भारत की ओर से भेजा गया था 3 फिल्मों को। चलिए जिसमें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड किसने जीता? तो द एलिफेंट विस्पियर्स ने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है उसमें। और नाटो नाटो को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल के दिनों में माउंट मेराबी ज्वालामुखी विस्फोट का जो चर्चा में रहा है, इसका संबंध किस देश से है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है ना, ये इंडोनेशिया से है। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी का
उदाहरण है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप का है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बाब और मांडेव जल संधि है, किसको किसको जोड़ता है? बाब और मांडेव जो है ना, किसको किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है हिंद महासागर को लाल सागर से, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी का नाम बताना है, तो यह है हिमाद्री श्रेणी। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री है निम्नलिखित में, और सबसे पुरानी अरावली है। कौन है? अरावली जो है राजस्थान में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? मोर एवं पूर्णा जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। कौन है? मोर और पूर्णा जो है ना ताप्ती की सहायक नदी है, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती पश्चिम भारत में बहने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। ताप्ती पश्चिमी भारत में बहने वाली एकमात्र नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण कौन कौन है? कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है, सभी। तो इनमें सभी, तो कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन आ जाएगा? कोयला आ जाएगा, विद्युत आ जाएगा, कच्चा तेल आ जाएगा, इस्पात, सीमेंट उद्योग, ये सभी। तो कोर इंडस्ट्री से अब क्या जानते हैं? तो कोर इंडस्ट्रीज से तात्पर्य है कि जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है, उसी को कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं कि बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो बोडो जनजाति है ना, एक गारो पहाड़ी, और गारो पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। तो गारो पहाड़ी पर निवास करती है बोडो जनजाति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। कौन है? कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भी कर्नाटक में ही है, लेकिन ये वराही नदी पर है। किस पर है? वराही नदी पर। पहले जोग या गरसोपा था सरस्वती नदी पर, लेकिन अब कुंचिकल हो गया है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, 455 मीटर कुंचिकल की। तो यह सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया है, और ये भी कर्नाटक में ही है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो ज्वालामुखी से ज्वालामुखी का उद्गम हुआ, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो ये बैरन द्वीप का हुआ है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो मणिपुर की नहीं लगती है। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की लगती है, लेकिन मणिपुर की नहीं लगती है। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था जिसका संविधान में उल्लेख है तो मानवाधिकार आयोग है। मानवाधिकार आयोग है इसका, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसको मानवाधिकार एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जिसका गठन हुआ था ना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका स्थापना किया गया था। चलिए 35 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा? प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाएगा? तो यह भारत के राष्ट्रपति रखवाएंगे। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग 280 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर घोषणा होगा तो संसद के समक्ष 1 माह के अंदर रखा जाना इस बात को आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? तो राज्य सरकार को कृषि आयकर जो है ना, यह भारत का संविधान नियत करता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि भारत के 7वें अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टित 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है? तो अनुच्छेद 270 के तहत यह प्रावधान है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और एकत्रित भी किया जाएगा, और बाद में इसको संघ और राज्यों के बीच बांट दिया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा। अगला है कि केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, जिसको केंद्र राजेंद्र सिंह सरकारिया ने बनाया था और 1983 में बनाया था, जबकि प्रस्तुत 1988 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया था। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका या अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो कौन सी याचिका है? तो यह उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण या परीक्षण करती है। अगला प्रश्न है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 224 के तहत, अनुच्छेद 224 के तहत। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले जान लेते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है। तो नवीकरणीय जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसको बार बार यूज हम कर सकते हैं। अनवीकरणीय को एक बार यूज किए फिर बाद में वो दोबारा यूज में नहीं आया। तो इसमें देख लीजिए, कोयला जो है अनवीकरणीय स्रोत है, और पवन है, बायोमास है और सूर्य की किरणें हैं नवीकरणीय स्रोत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कोयला। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? जैसे IPL होता है वैसे ही कबड्डी भी होता है। तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। और इसका आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो वायुमंडल में किसकी सघनता में वृद्धि से? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। अगला प्रश्न है कि क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट ये लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे है? लॉन टेनिस से संबंधित यह शब्द है। अगला प्रश्न है कि भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? जो भारत में शेयर बाजार है उसका मुख्य नियंत्रक का कार्य जो होता है ना, वह सेबी करता है। कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुआ था। और सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को इसको प्राप्त हुआ। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि सीबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीबीएफसी का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? तो पूरा मॉडल की थी तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। और पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज होता है। ठीक है, तो पूरा मॉडल किसने तैयार किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है कि देश और उसके राजधानी के संबंध में कौन विकल्प गलत है? तो देख लेते हैं। वेनेजुएला, तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस सही है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट सही है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन सही है। और गैबोन की राजधानी बंजुल, तो गैबोन की राजधानी बंजुल जो है एक गलत है। गाम्बिया की राजधानी बंजुल है। ठीक है, गाम्बिया की राजधानी, और गैबोन की राजधानी कहाँ है? लिब्रेविले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल और मोत्सू दोनों महोत्सव मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था वह राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडा चोल की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वह कौन ऐसा राष्ट्रकूट शासक था? तो वह था कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो वैदिक साहित्य नहीं है तो वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, लेकिन पुराण यह क्या है? वैदिक साहित्य नहीं है। वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद सभी वैदिक साहित्य है, जबकि जो पुराण है वो क्या है? पुराण वैदिक साहित्य नहीं है। और वेद, उपनिषद, आरण्यक को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महाविभास सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? महाविभास सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो यह वसुमित्र के द्वारा किया गया था। महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किसने किया था? तो यह कर्ण द्वितीय ने किया था। किसने किया था? कर्ण द्वितीय ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसको दीवान इस्तिहाक कहा जाता था। दीवान इस्तिहाक कहा जाता था। और दीवान मुस्तक खराज जो था ना, यह वित्त विभाग था। और दीवान बंदगान जो था यह दास विभाग था। और दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। चलिए अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन शाह था। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा हुई थी। और हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो रामानुजाचार्य पहले हुए, 1017 से 1137 ईस्वी तक रहे। रामानंद 1299 से 1411 ईस्वी तक रहे। फिर आए गुरु नानक 1469 से 1538 तक रहे। उसके बाद आए चैतन्य स्वामी 1486 से 1535। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? यानी आदमी की बलि पर रोक लगा दिया गया था। तो यह लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का प्रथम जो वार्षिक अधिवेशन था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ बांग्लादेश ढाका में। और 7 में प्रथम अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1907 में कहाँ हुआ? कराची में। और 1908 में अमृतसर में। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था ना, यह लिखा गया था हजरत मोहानी के द्वारा। ठीक है। जबकि भगत सिंह तथा उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, उसी समय यह नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। लिखा था हजरत मोहानी ने। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था वह 1936 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती तथा महासचिव एन.जी. रंगा थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन मदन मोहन मालवीय के द्वारा नहीं किया गया था। और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी एसआई मात्रक है? तो यह है कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी कैपिटल जी का, जिसका मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जिसका बीमीय सूत्र क्या होता है? तो बीमीय सूत्र बता देते हैं, m इनवर्स LQ-T-2 होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो कौन ऐसा जोड़ा है जिसका दिशा जो होता है ना एक समान होता है?
तो अब बल और त्वरण का होता है। बल और त्वरण की जो दिशा होती है हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों के परिमाण और दिशा दोनों निहित होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, संवेग ये सब सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व मान के कारण प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो यह द्रव्यमान। कौन है? द्रव्यमान। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित हो तो यह नकारात्मक बल नहीं है। जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित है, ये भी नहीं है। जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो यहाँ पर नकारात्मक बल का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो गति का जो पहला है जो नियम है वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। जैसे फॉर्मूला आप जानते हैं, गति के समीकरण के 3 फॉर्मूला है। v बराबर u प्लस ए टी, v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2as और s बराबर है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग और समय। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक को दर्शाता है? तो कौन ऐसा जोड़ा है जो है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक को दर्शाता है? तो Pb और Hg यह ऊष्मा का कुचालक होता है। Pb और यानी लेड और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, ये बात सही है। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है, ये गलत है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो रेत और चीनी, तो यह है विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो यह विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। समांग मिश्रण सजातीय रहते हैं, दोनों एक प्रकार के रहेंगे। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो 1 मोल में क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.02 गुना 10 की पावर 23 अणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवोगाड्रो संख्या के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? तो विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो 2n², बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है, जहां n बराबर कक्षा की संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना, तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और टाइटेनियम है। तो प्रोटियम में जो न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है? तो यह बॉयल के नियम के अनुसार होता है। बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है कि P बराबर P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v होता है। स्थिर ताप पर जो गैस का आयतन होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है क्योंकि कॉपर सल्फेट का जलीय जो विलयन होता है अम्लीय होता है। अम्ल का गुण जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? तो सबसे पहले प्लेटिनम यानी पीटी का उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया था।
और समान त्रिक की खोज भी डोबरेनर ने ही किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल ओटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो उस कवक का नाम क्या है? तो है सैक्रोमाइसेस। डबल ओटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेस कवक का प्रयोग किया जाता है, सैक्रोमाइसेस। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो लिटमस पेपर होता है किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो यह रोसेला नामक जो लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस जो पेपर होता है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो यह है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा एक ऊतक है जिसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस बड़ा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? तो यह कंगारू। ठीक है, कंगारू अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी पशु है जो वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी जो आंत है ना सबसे छोटी होती है? किस पशु में छोटी आंत सबसे यानी स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे छोटी होती है? तो यह होती है शेर में। शेर शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत जो होती है ना छोटी होती है, तो इसलिए शाकाहारी में सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होती है। तो शेर जो होता है ना उसमें छोटी आंत सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो सैनिकों से WBC का तुलना कर सकते हैं। WBC सैनिक का काम लड़ना है, दुश्मन से रक्षा करना है, वैसा ही WBC का भी काम वही है, शरीर के रोग से लड़ता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या है? तो यूकेलिप्टस आवृत बीजी है। यूकेलिप्टस आवृत बीजी है। साइकस क्या है? तो अनावृत बीजी है। फर्न क्या है? तो टेरिडोफाइट है। फर्न टेरिडोफाइट है। और क्लेमीडोनोमास जो है यह शैवाल है। शैवाल क्लेमीडोमोनास जो है यह शैवाल है। और यूकेलिप्टस आवृत बीजी है। तो 1 का 1, 2 का 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व जो शुक्राणु होता है ना उसका उत्पादन वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कवक द्वारा नहीं होता है, तो जो कवक द्वारा होता है ना नहीं होता है, या पेचिस नहीं होता है। दाद, दमा, एथलीट फुट, गंजापन आदि कवक के द्वारा होता है, जबकि पेचिस मलेरिया, पायरिया, निंद्रा रोग या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पेचिस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, कवक के द्वारा नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? तो यह 6 मानक आधार पर की जाती है। तो खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करता है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसका राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसी में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। इंदिरा गांधी इसी में नारा दी थी, गरीबी हटाओ। चलिए अगला प्रश्न है कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने के वक्र को क्या कहते हैं? तो आय के वितरण में तो उसको लॉरेंज वक्र कहते हैं। आय के वितरण में विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले को लॉरेंज वक्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा विकास से था। और महाजन समिति यह चीनी उद्योग से था। किससे? चीनी उद्योग से। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए भंडारी समिति का स्थापना किया गया था। और सरकारी एवं केंद्र राज्य संबंध से। अगला प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना
1985 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1985 ईस्वी में की गई थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे टेस्ट सीरीज को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों जितना ही आप लोग शेयर कीजिएगा हमको मोटिवेशन मिलेगा और पूरा इस किताब को कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर दूसरा सेट आएगा उसको भी शुरू किया जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब दबा के कीजिए दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही।